आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ के यूट्यूब ऑफिशियल क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को DELED सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में गुप्त काल के बारे में पढ़ाएंगे। गुप्त काल जिसके इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में सर्वप्रथम पढ़ाया जाएगा। उसके इतिहास की जानकारी की क्या क्या स्रोत हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम मौर्य वंश के पश्चात की भारत की स्थितियों के बारे में देख लें। मौर्य के पश्चात भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। यद्यपि कुषाणों ने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, वे संपूर्ण देश की राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध नहीं कर सके। गुप्त वंश के अभ्युदय के साथ ही उत्तरी भारत में पुनः राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। देश विदेशी बंधन से मुक्त हुआ और राष्ट्रीय चेतना के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युग को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास जानकारी के स्रोत आते हैं। आज हम गुप्त काल की इतिहास जानकारी के स्रोतों के बारे में। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों की खोजबीन की जाती है, जिसमें चंद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, उदयगिरि का गुफा अभिलेख, सांची शिलालेख और महरौली की लौह स्तंभ अभिलेख प्रमुख हैं। भूमि संबंधी दस्तावेजों और सिक्कों उस समय की आर्थिक दशा की जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोतों में शामिल है चीन के यात्री फाहयान की पुस्तक और कालिदास द्वारा लिखित ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से गुप्त काल के बारे में हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। गुप्त वंश एक मगध के छोटे साम्राज्य से प्रारंभ हुआ था। श्रीगुप्त को मगध का महाराज कहा जाता था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच हुआ, उसे भी महाराज कहा जाता था। इस वंश में चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई। उसके राज्यकाल में गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक माना जाता है। उसे ही आधिकारिक रूप से प्रथम राजा भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच होता है। इसमें समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त एक योग्य, दूरदर्शी, वीर व सुहिष्णु शासक था। उसने गुप्त साम्राज्य के प्रशासन को सुदृढ़ कर अद्भुत पराक्रम से साम्राज्य की सीमा में वृद्धि किया था। एक तरह से कहा जाता है कि समुद्रगुप्त भारत का उस समय का नेपोलियन था और यह गुप्त वंश का स्वर्णकाल था। इसने अनेक युद्धों को जीती, जिनमें उत्तरी भारत की विजय, दक्षिणी भारत की विजय और दक्षिणी भारत में उसने 12 राज्यों का ध्यान दीजिएगा आप लोग, 12 राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी और इस तरह से समुद्रगुप्त एक बड़ा योग्य शासक निकला था। सीमांत प्रदेशों पर भी उसने विजय प्राप्त की थी और गणराज्यों का विजय भी उसने प्राप्त किया था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही अश्वमेध यज्ञ की प्रथा प्रारंभ हुई थी और अनेक सिक्कों पर घोड़े का चित्र अंकित किया गया था। वह विष्णु का उपासक था, फिर भी उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखलाई थी। एक चीनी स्रोत से ज्ञात होता है कि सिंघल द्वीप का राजा मेघवर्धन, अर्थात जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, इसका मेघवर्धन राजा मेघवर्मन ने अपने दूत द्वारा समुद्रगुप्त को उपहार भेजी और उसने बोधगया में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी आज्ञा उसने सहर्ष दे दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक इसने गुप्त वंश में शासन किया। यह एक महान शासक था। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसका शासनकाल चौमुखी विकास और समृद्धि का काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं हम कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, और इसने कुछ स्थानों पर विजय भी प्राप्त की थी। एक योग्य शासक था। और उसके बाद आते हैं हम स्कंदगुप्त के पास।
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो कि 455 ईस्वी में सत्ता पर आरूढ़ हुआ, सिंहासन पर बैठा और उसने हूण आक्रमणकारियों को अपने साम्राज्य से बाहर खदेड़कर साम्राज्य की रक्षा की। और इसी तरह से कुछ अन्य शासक भी आते हैं। 467 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात अन्य शासकों में पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, परसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त आदि शासकों का सम्मिलित किया जाता है। और इस तरह से आज हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। आगे की क्लास में हम आप लोगों को गुप्त साम्राज्य के 2 प्रमुख सम्राटों के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का योगदान क्या था और गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। धन्यवाद।